गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कक्षा 7 में निबंध लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है उसका अभ्यास कार्य हम देखेंगे। निबंध लेखन। गद्य की विधाओं में निबंध रचना एक मुख्य विधा है। निबंध के माध्यम से व्यक्ति किसी भी विषय पर अपने भावों, अनुभवों, विचारों आदि को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। अब बच्चों, यहाँ पर हमें ये देखना है कि निबंध लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो गद्य की विधाओं में निबंध रचना एक मुख्य विधा है। निबंध के माध्यम से व्यक्ति किसी भी विषय पर अपने भावों, अनुभव, विचारों आदि को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। निबंध लिखने के लिए लेखक को विषय का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। अपने ज्ञान को उचित तथा प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग होना चाहिए। निबंध लिखने के लिए लेखक को विषय का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। यानी आप किसी टॉपिक के बारे में अगर आप निबंध लिख रहे हो तो आपको उस टॉपिक का अच्छे से ज्ञान होना आपको ज़रूरी हो जाता है। अपने ज्ञान को उचित तथा प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग होना चाहिए। अगर आप अपने ज्ञान को, अपने विचारों को अगर आप प्रस्तुत करना चाहते हो तो उस प्रस्तुत करने के लिए भाषा का प्रयोग भी प्रभावपूर्ण होना चाहिए। अच्छे निबंध के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब जब आप निबंध लिख रहे हो और वो अच्छा निबंध लिखना है तो उसके लिए आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहला है विषय अनुरूप भाषा का प्रयोग हो, यानी कि विषय के अनुरूप भाषा का आपको प्रयोग करना है। विषय से संबंधित हर पहलू पर चर्चा की जानी चाहिए। विषय से संबंधित हर पहलू पर हमें चर्चा करनी है। लिखते समय वर्तनी तथा विराम चिन्हों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर हम जो भी विचार अगर हम वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, लिखते हैं बच्चों, तो हमें लिखते समय क्या करना चाहिए, उसकी वर्तनी, यानी कि वर्तनी के अंदर गलत वर्तनी ना हो जाए, और विराम चिन्हों की और विशेष ध्यान देना चाहिए। कहाँ पर हमें अल्प विराम लगाना है, कहाँ पर हमें पूर्ण विराम लगाना है, उन सारी बातों का हमें ज़्यादा ध्यान रखना होगा। सूक्तियों तथा उद्धरणों का प्रयोग निबंध को प्रभावशाली बनाता है। सूक्तियों तथा उद्धरणों का प्रयोग निबंध को क्या बनाता है, प्रभावशाली। यानी आप अपने निबंध के अंदर कुछ कविता की कुछ सूक्तियाँ दे सकते हैं। इस तरीके से कुछ दोहा दे सकते हैं। अगर उस टॉपिक से संबंधित हो तो हम इन सारी चीज़ों का भी उसमें प्रयोग कर सकते हैं। अभी निबंध के अंग। तो बच्चों, निबंध के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। सबसे पहले होता है भूमिका, यानी कि जब हम निबंध को लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भूमिका निबंध की। जैसे निबंध के आरंभ में विषय का परिचय दिया जाता है। जिस विषय के से संबंधित हम निबंध लिख रहे हैं उस विषय का परिचय दिया जाता है। भूमिका प्रभावशाली होनी आवश्यक है। भूमिका का पाठक परीक्षक पर विशेष प्रभाव पड़ता है। भूमिका संक्षेप में लिखी जानी चाहिए। यानी कि जब हम लिखने की शुरुआत करते हैं, उस लिखने की शुरुआत में विषय का परिचय दिया जाता है। तो अगर आप भूमिका लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो भूमिका का प्रभावशाली होनी आवश्यक हो जाती है और भूमिका संक्षेप में लिखी जानी चाहिए। दूसरा है विषय विस्तार। यह निबंध का प्रमुख अंग है। इसमें विषय संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है। यह निबंध का क्या है, प्रमुख अंग है। इसमें विषय संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है। विषय विस्तार करते समय ध्यान रखना चाहिए कि विचारों में क्रमबद्धता हो। विषय विस्तार में विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेद में चर्चा करना उत्तम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भूमिका लिखना शुरुआत करेंगे तो भूमिका के बारे में। उसके बाद दूसरा है विषय विस्तार। तो यह निबंध का प्रमुख अंग है क्योंकि इसमें हम विषय संबंधी विभिन्न विषयों पर भी चर्चा करते हैं। और अगर हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि विचारों में क्रमबद्धता हो, मतलब वो क्रम में जाना चाहिए।
और विषय विस्तार में विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेद में चर्चा करना उत्तम है। यानी कि उसको अगर आप विषय विस्तार कर रहे हो तो आप उसको अलग अलग अनुच्छेद के अंदर आप उसको लिख सकते हो। उसके बाद अंत में आता है हमारा उपसंहार। यह निबंध का अंतिम अंग है जो अंत में आता है। इस अंग तक पहुँचते पहुँचते लगभग विषय के हर पहलू पर चर्चा समाप्त हो जाती है। इस अंग में निबंध में कही गई प्रत्येक बात को सार रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी उपसंहार निबंध का अंतिम अंग है। अगर हम वहाँ तक पहुँचते हैं तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम विषय के हर पहलू पर हमारी चर्चा हो जाती है, मतलब हर चर्चा समाप्त हो जाती है, पहलू पर चर्चा समाप्त हो जाती है। तो इस अंग में निबंध में कही गई बात को, यानी कि हमने जो निबंध में जितनी भी बातें बताई गई है उसको प्रत्येक बात को सार रूप में, यानी कि उसका सार हमें यहाँ पर उपसंहार में प्रस्तुत करना है। तो बच्चों ये था निबंध लेखन लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक बार वापस से हम इसको दोहरा देते हैं। गद्य की विधाओं में निबंध रचना एक मुख्य विधा है। निबंध के माध्यम से व्यक्ति किसी भी विषय पर अपने भावों, अनुभवों, विचारों आदि को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। निबंध लिखने के लिए लेखक को विषय का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। अपने ज्ञान को उचित तथा प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग होना चाहिए। अच्छे निबंध के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला है विषयानुरूप भाषा का प्रयोग हो। दूसरा, विषय से संबंधित हर पहलू पर चर्चा की जानी चाहिए। तीसरा, लिखते समय वर्तनी तथा विराम चिन्हों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। और चौथा, सूक्तियों तथा उद्धरणों का प्रयोग निबंध को प्रभावशाली बनाता है। अब है निबंध के अंग। निबंध के मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन अंग होते हैं। पहला है भूमिका। निबंध के आरंभ में विषय का परिचय दिया जाता है। भूमिका प्रभावशाली होनी आवश्यक है। भूमिका का पाठक पर विशेष प्रभाव पड़ता है। भूमिका संक्षेप में लिखी जानी चाहिए। दूसरा है विषय विस्तार। यह निबंध का प्रमुख अंग है। इसमें विषय संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है। विषय विस्तार करते समय ध्यान रखना चाहिए कि विचारों में क्रमबद्धता हो। विषय विस्तार में विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेद में चर्चा करना उत्तम है। तीसरा है उपसंहार। यह निबंध का अंतिम अंग है। इस अंग तक पहुँचते पहुँचते लगभग विषय के हर पहलू पर चर्चा समाप्त हो जाती है। इस अंग में निबंध में कही गई प्रत्येक बात को सार रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो बच्चों ये था निबंध लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का प्रयोग करना चाहिए। अब हमने वो सब तो देख लिया। अब हम एक निबंध का अभ्यास करते हैं। वृक्ष हमारे मित्र, यानी वृक्ष हमारे मित्र है। ये आज हम निबंध का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले है, मानव को प्रकृति ने अनेक वरदान दिए हैं। वृक्ष भी प्रकृति का एक अनुपम उपहार है। मानव का वृक्षों से बहुत पुराना नाता है। मानव ने अपने जीवन में वृक्षों का महत्व जाना और स्वीकारा। अब यहाँ पर वृक्ष हमारे मित्र है, यानी कि ये जो निबंध है वो किससे रिलेटेड है? पेड़ से रिलेटेड है, यानी वृक्ष से रिलेटेड है। तो हमें यहाँ पर वृक्ष के बारे में सारी बातें लिखनी है कि वृक्ष क्या है, वो हमें क्या क्या देते हैं, क्या करते हैं, उन सारी बातों का यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि मानव को प्रकृति ने अनेक वरदान दिए हैं। वृक्ष भी प्रकृति का एक क्या है? अनुपम उपहार है। मानव का वृक्षों से बहुत पुराना नाता है। मानव ने अपने जीवन में वृक्षों का महत्व जाना और स्वीकारा। वृक्ष हमारे सच्चे मित्र हैं। वे न केवल प्रकृति को सौंदर्य प्रदान करते हैं, बल्कि ऑक्सीजन के रूप में मानव को प्राणवायु देते हैं। मानव अपनी श्वास प्रक्रिया द्वारा
जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है उसे ग्रहण कर वृक्ष हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। वे वातावरण को प्रदूषण को रोकते हैं। भूमि को बंजर होने से बचाने के लिए भूक्षरण, पर्वत संकलन आदि को रोकने के लिए भी वृक्ष महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भीषण गर्मी से तपा हुआ मनुष्य वृक्ष की शीतल छाया में नवजीवन पाता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की औषधियाँ पेड़ और पौधों से ही बनती है। वृक्ष हमारे सच्चे मित्र हैं और न केवल प्रकृति को सौंदर्य प्रदान करते बल्कि ऑक्सीजन के रूप में मनुष्य को भी वो क्या देते, प्राणवायु देते हैं। वे वातावरण को प्रदूषण से रोकते भी हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की औषधियाँ भी पेड़ पौधों से ही बनती है। आज का युग औद्योगिकरण का युग है। पेड़ उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। लाख, गोंद, रबड़, च्युइंगम आदि वृक्षों से प्राप्त होता है। प्लाईवुड, रेशम, कागज़, दिया सलाई, वार्निश, मोम जैसे अनेक उद्योग धंधे वृक्षों पर निर्भर है। वृक्ष भूमिगत जल के स्रोत भी है। वृक्षों, पेड़ पौधों से ही हमें अन्न, दालें, फल, फूल, सब्जियां आदि प्राप्त होते हैं। वृक्ष बादलों को आकर्षित कर संतुलित वर्षा कराते हैं। आज का युग क्या है? औद्योगिकरण का युग है। यानी पेड़ उद्योगों को क्या देते हैं? कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। लाख, गोंद, रबड़, च्युइंगम आदि हमें किससे प्राप्त होते हैं बच्चों? वृक्ष से ही प्राप्त होते हैं। फिर प्लाईवुड, रेशम, कागज़, दिया सलाई जैसे अनेक उद्योग धंधे वृक्षों पर ही निर्भर रहते हैं। पेड़ पौधों से ही हमें अन्न मिलता है, दालें, फूल, फल, सब्जियां आदि प्राप्त होते हैं और जो वृक्ष होते हैं वो बादलों को आकर्षित कर संतुलित वर्षा भी कराते हैं। वृक्षों से वनों का निर्माण होता है। वन प्राकृतिक सुषमा का घर तो है ही, साथ ही अनेक वन्य प्राणियों के आश्रय स्थल भी होते हैं। सिंह, बाघ, हाथी, हिरन, गेंडा, जिराफ जैसे वन्य प्राणी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होते हैं। इन्हें देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। वृक्षों से भरे हरे भरे स्थल किसका मन नहीं मोह लेते, परंतु यह मानव का दुर्भाग्य है कि वह वृक्षों जैसे सच्चे साथी को भूल गया। उसका स्वार्थ और ज़रूरतें अधिक महत्वपूर्ण हो गई। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवासीय भूमि, कृषि तथा उद्योग धंधों की बढ़ती ज़रूरतों ने मनुष्यों को वृक्षों का महत्व भुलाकर अंधाधुंध वृक्षों को काटने पर विवश कर दिया। वृक्षों को काटकर कृषि योग्य भूमि प्राप्त की जा रही है, नगर बसाए जा रहे हैं, उद्योग धंधों की स्थापना की जा रही है। इसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। अब वृक्षों से वनों का निर्माण होता है। वृक्षों से वनों का ही निर्माण होता है। अब वन प्राकृतिक सुषमा का घर तो है ही, लेकिन साथ ही वो क्या करते हैं, जैसे जो वन्य प्राणी हैं, वन्य प्राणियों के लिए वो आश्रय स्थल भी होते हैं। मतलब वहाँ पर वो लोग रहते भी हैं। जैसे सिंह, बाघ, हाथी, हिरन, गेंडा, जिराफ जैसे वन्य प्राणी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होते हैं। इन्हें देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। परंतु यह मानव का दुर्भाग्य है कि वह वृक्ष जैसे सच्चे साथी को भूल गया और अपनी स्वार्थ और ज़रूरतें उनकी इतनी बढ़ गई है और उनको वो इतना महत्वपूर्ण दे रहा है कि जिससे क्या हो रहा है, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवासीय भूमि, कृषि तथा उद्योग धंधों की बढ़ती ज़रूरतों ने मनुष्यों को वृक्षों का महत्व भुलाकर वो क्या कर रहा है, अब वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। वृक्षों को काटकर कृषि योग्य भूमि प्राप्त की जा रही है और वहाँ पर क्या बसाए जा रहे हैं, वहाँ पर नगर बसाए जा रहे हैं, उद्योग धंधों की स्थापना की जा रही है। इसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। आए दिन बाढ़ आ रही है या सूखा पड़ रहा है, भू संरक्षण, पर्वत संकलन, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जमीन बंजर होती जा रही है, सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु भी दुर्लभ हो गई है, रेगिस्तान का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है,
पृथ्वी के सुरक्षा कवच ओजोन लेयर में बढ़ते प्रदूषण के कारण दरारें पड़ने लगी है। यानी कि इसके जैसे वो वृक्ष की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं तो उससे उसका दुष्परिणाम भी हमारे सामने आ रहा है। जिसे हम देखते हैं कि आए दिन बाढ़ आती जाती है, सूखा पड़ रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु भी दुर्लभ हो चुका है। तो इन सारे दुष्परिणाम हम उसका सामना कर रहे हैं। आज भी सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक मनुष्य को सुख दुख के सच्चे साथी वृक्षों का महत्व समझे। वृक्ष काटे नहीं, वृक्ष लगाए और उनकी देखभाल करें, वरना वह दिन दूर नहीं है जब यह दुनिया ठूंठों का एक शमशान बनकर रह जाएगी। यही सही है कि वृक्ष हमारे सच्चे मित्र हैं और वृक्षारोपण आज के युग की आवश्यकता है। इसलिए आज भी सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि हमें क्या करना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को सुख दुख के सच्चे साथी वृक्षों का महत्व समझना चाहिए। वृक्ष काटने नहीं चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, वरना वह दिन दूर नहीं है जब यह दुनिया ठूंठों का एक शमशान बनकर रह जाएगी। और यही सही है कि वृक्ष हमारे सच्चे मित्र है और वृक्षारोपण आज के युग की आवश्यकता है। तो बच्चों, ये था हमारा निबंध वृक्ष हमारे मित्र हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।